नमस्कार। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी गीला का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि मैंने समझा दिया, तुम ढंग तो बताती नहीं, उल्टे डांटने लगती हो। अब आगे की कहानी। मैंने समझा, खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता। घूरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। संजोग की बात, एक दिन मैं जरा मामूली सी सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ कि घूरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घूरे के सिर पर जमा दी। हरामखोर को उसी दम निकाल कर बाहर किया। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो। वाह री समझ, एक तो काम न करे, उस पर आंखें दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दूं। मैंने एक कौड़ी भी न दी। एक कुर्ता दिया था, वह भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिन रूठे रहे, घर छोड़कर भागे जाते थे, बड़ी मुश्किलों से रुके। ऐसे ऐसे भोदू भी संसार में पड़े हुए हैं। मैं न होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के ज़माने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईसों के घर में हो, मेरे घर में तो जरूरी कपड़े भी काफ़ी नहीं। आपका वस्त्रालय एक बक्ची में आ जाएगा, जो डाक के पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत न आई। पैसे नज़र नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे कम न था। गरीबों पर क्या बीतती रही, इसका भी मुझे ज्ञान था। लेकिन मेरे आपके पास खेत के सिवा इसका और क्या इलाज है। जब तक समाज का यह संगठन रहेगा, इसी शिकायतें पैदा होती रहेंगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, तब फिर निर्धनों को क्यों न नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया कि आपका कोट उठाकर उसको भेंट कर दिया। मेरी देह में आग लग गई। इतनी दानशील नहीं हूँ कि दूसरे को खिलाकर आप सो रहूं। देवता के पास यही एक कोट था। आपको इसकी जरा भी चिंता न हुई कि पहनेंगे क्या। यश के लोभ ने जैसे बुद्धि ही हर ली। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। आप कई दिन सर्दी से ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वह बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय भी एक विचित्र प्रकार का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं होता। मैं तो मारे लाज के गड़ी जाती हूँ, पर आपको जरा फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे, आपकी बला से। अंत में जब से मुझसे न देखा गया तो ये कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दो, पर डरी कि कहीं बीमार न पड़ जाएं तो और बुरा हो। आखिर काम तो उन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना विनीत, कितना परोपकारी हूँ। शायद इन्हें इन बातों का गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, न विनीत ही समझती हूँ। यह जड़ता है, सीधी साधी निरीहता। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया, उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमता देखा है और आपको दिखा भी दिया है। फिर दूसरों की विवेकहीनता की पुरौती हम क्यों करें। अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी तो आपके मन में कुछ उदारता होती। या सारी उदारता बाहर वालों के लिए ही सुरक्षित है, घर वालों को उसका अल्पांश भी न मिलना चाहिए। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार भी न दिया। बेशक मैं जो चीज़ बनाकर बाजार से मंगवाऊं, उसे लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उज्र नहीं। मगर रुपए मैं दे दूं, यह शर्त है। इन्हें खुद कभी यह उमंग नहीं होती। या मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते। मैं जो कुछ मंगवा दूं, उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं। मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीज़ें चाहता ही है। अन्य पुरुषों को देखती हूँ, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े और शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते हैं। यहाँ इस व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए भी मिठाइयाँ, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए हों। शपथ भी खाली है। इसलिए मैं तो इन्हें कृपण कहूँगी, अरसिक कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है, उसका कारण इनका यश लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता। आपके विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं, उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं।
अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। नजरिया डाली तो दूर की बात है। और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा आप न उठाएं तो कौन उठाए। औरों की रियायती छुट्टियां मिलती हैं, आपका वेतन कटता है। औरों की तरक्कियां होती हैं, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी भी 5 मिनट की भी देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं। कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हीं के सर मढ़ा जाता है। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घिस्सू पिस्सू आदि उपाधियां मिली हुई हैं, मगर पड़ाव कितना ही बड़ा मारे इनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है। यह विनय नहीं है, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है। मैं तो इसे समय चातुरी का अभाव कहती हूँ, व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो? इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं। दुनिया का काम मुरावत और खरीदारी से चलता है। अगर हम किसी से खींचे रहें तो कोई कारण नहीं कि वह भी हमसे न खींचा रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वह दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट हो ही जाता है। जो मातहत अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, जिसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है, जिस पर वह विश्वास कर सकता है, उसका लिहाज वह स्वभावतः करता है। ऐसे सिरागियों से क्यों किसी को सहानुभूत होने लगे? अफसर भी तो मनुष्य है। उसके हृदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है वह कहाँ पूरी हो जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उससे फिरंट रहे? तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे? आपने जहाँ नौकरी की वहाँ से निकाले गए, कभी किसी दफ्तर में 2-3 साल से ज्यादा न टिके, या तो अफसर से लड़ गए या कार्याधिक होने के कारण छोड़ बैठे। आपको कुटुंब सेवा का दावा है। आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वह कभी इनकी बात भी नहीं पूछते। आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार है। घर की मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है। वह ठाठ से रहते हैं, मोटर रख ली है, कई नौकर चाकर है, मगर यहाँ भूल से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हम रुपये की बड़ी तंगी हुई हमें। मैंने कहा अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे उन्हें क्यों चिंता में डालो, उन्हें भी तो अपना खर्च है, कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी। जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा। पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया। रुपए न आने थे, न आए। कई दिनों के बाद मैंने पूछा, कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के दरबार से। आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह तो खत पहुंचे हुए, अभी क्या जवाब आ सकता है। 1 सप्ताह और गुजरा मगर जवाब नदारद। अब आपका यह हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते। इतने प्रसन्नचित्त नजर आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश खुश, कोई न कोई शगुफा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है, मेरे मैके वालों की प्रशंसा भी होती है, मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीत से किया जा रहा है। मैं इस समय महाशय की चाल समझ रही थी। यह सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ प्रश्न न पूछ बैठूं। सारे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचरिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती थी, इतने विस्तार और गवेषणा के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए, केवल इसलिए कि मुझे वो प्रसंग उठाने का अवसर न मिले। लेकिन मैं भला कब चूकने वाली? जब पूरे सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए भेजने की मिति मौत की तरह सिर पर सवार हो गई तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं आया? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं? या हम किसी लौंडी दासी की संतान है? 500 रुपये साल का नफा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम न होगा। पर हमें कभी एक कानी कौड़ी भी नहीं मिली। मोटे हिसाब से हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 न हो, 1000 हो, 500 हो, 250 हो, कुछ न हो तो बीमा की प्रीमियम भर के लिए तो हो। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी की चौगुनी है, रिश्वतें भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपये क्यों नहीं देते? आप हैं हाँ हाँ करने लगे। कहने लगे, वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों में भेंट भाट भेजते हैं, और कहाँ से लावे जो हमारे पास भेजे। वाह रे बुद्धि! मानो जायदाद इसीलिए होती है कि उसकी कमाई उसी खर्च में हो जाए। इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते। मुझसे पूछते, मैं 1 नहीं 1000 बता देती।
एक से एक बढ़कर कह देते, घर में आग लग गई, सब कुछ स्वाहा हो गया, या चोरी हो गई, तिनका तक न बचा, या 10,000 का अनाज भरा था उसमें घाटा रहा, या किसी से फौजदारी हो गई उसमें दिवाला पीट गया। आपको सूझी भी तो लचर सिवा तकदीर ठोक कर बैठ रही। पड़ोस की एक महिला से रुपए कर्ज लिए तब जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कौरों से ईश्वर बचाएं। अब आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं अगली कहानी का हिस्सा मैं आप तक पहुँचा सकूँ।